योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह अग्निहोत्री हाउस के विशाल डाइनिंग हॉल में हल्की सी धूप शीशों से फिसलकर पूरी टेबल पर फैल रही थी। दादा दादी अपने तय समय पर बैठ चुके थे। नौकरों की हलचल चारों तरफ, कोई पराठे सेक रहा था, कोई जूस रख रहा था, तो कोई गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था। दादी खुश होते हुए, आज तो नामित और रोशनी आने वाले हैं, कितना समय हो गया सबको एक साथ बैठकर खाना खाए हुए। दादाजी अखबार पलटते हुए बोले, हाँ सही कह रही हो, मुझे भी इंतजार है। पूरा परिवार साथ बैठेगा, बातें करेगा, घर में रौनक ही अलग होती है। दादी ने सामने खड़े नौकर को आवाज दी, रामू जरा देखो रावी और निहार नीचे आए कि नहीं, और धानी ध्रुव सबको बुलाकर लाओ। दादाजी ने ताना देते हुए कहा, लगता है घर के नियम फिर से समझाने पड़ेंगे। सबको टाइम पर आना चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए। दादी ने चौड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे अब बच्चे बड़े हो गए हैं, रात में पढ़ते होंगे, इसीलिए थोड़ी नींद ज्यादा हो गई होगी। दादाजी ने अखबार फोल्ड करते हुए गहरी सांस ली, तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने डिसिप्लिन बिगाड़ा है। इसी दौरान हल्की सी हंसी और चलने की आवाज आई। धानी और ध्रुवी उल्लास से अंदर आते हुए, गुड मॉर्निंग दादा दादी, दोनों जाकर उनके पैर छूते हैं और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। धानी चारों तरफ देखते हुए, भैया कहाँ हैं? तभी रामू वापस आता है। ध्रुव बाबू तो सुबह सुबह जल्दी कहीं चले गए थे बिटिया जी। उसी वक्त सीढ़ियों से रावी और निहार नीचे आते हैं। निहार कुर्सी खींचते हुए, ध्रुव को आज कुछ काम था इसलिए निकल गया, आने से पहले बताया था मुझे। डाइनिंग हॉल में हल्का सा सन्नाटा फैलता है, लेकिन किसी ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी तरफ ध्रुव अग्निहोत्री अपने प्राइवेट विला के अंदर चमड़े की बड़ी हेड चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा और चेहरे पर खतरनाक सुकून था। वह अपने बॉडीगार्ड से बोल रहा था, एक बात ध्यान से सुनो, झिलमिल किसी भी हालत में मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, समझे? आधे घंटे में वो मेरे सामने होनी चाहिए। किडनैप करना पड़े तो वो भी करना। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि बॉडीगार्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। आधे घंटे बाद झिलमिल को ध्रुव के प्राइवेट विला में घसीटकर लाया जाता है। कमरे में अंधेरा कम और सन्नाटा ज्यादा था। ध्रुव अपनी बड़ी कुर्सी पर पीछे टिककर होठों पर नीची व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए बैठा था। ध्रुव, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? झिलमिल, सफर आरामदायक था। झिलमिल घबराई हुई, दहशत से कांपते हुए, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या चाहते हो? ध्रुव कुर्सी से उठकर उसके करीब आता है, आंखें उसकी आंखों में गड़ी हुई। तुम्हें सचमुच लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? तुमने कॉलेज में मेरी इज्जत सरेआम उतारने की कोशिश की और सोचती हूँ मैं चुप रहूंगा? झिलमिल, मैंने कुछ नहीं किया, तुम बेवजह। ध्रुव हंस पड़ा, बेहद खतरनाक तरीके से। ध्रुव अग्निहोत्री बिना सबूत के बात नहीं करता। वह जेब से मोबाइल निकालता है और प्ले करता है एक वीडियो में वही लड़की जिसे कॉलेज में ध्रुव ने किस किया था, झिलमिल से पैसे ले रही है और झिलमिल कह रही है, बस ध्रुव को बदनाम कर देना। वीडियो खत्म होते ही झिलमिल की आंखें फैल जाती हैं। झिलमिल गुस्से और दर्द से कांपती हुई, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ जो किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। तुम क्या समझते हो हम भूल जाएंगे? ध्रुव अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हें अधूरा सच पता है झिलमिल, सिर्फ अधूरा। कमरे में एक ठंडा सन्नाटा छा गया। ध्रुव की आखिरी लाइन हवा को और भारी कर देती है। झिलमिल के चेहरे पर डर, कंफ्यूजन और गुस्सा सब एक साथ जम गया था। और ध्रुव, वो सिर्फ मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें बदला भी था और एक दबी हुई कहानी भी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। झूठ का जाल लूटिका का असली चेहरा। कमरे के अंदर घना सन्नाटा छा गया था। ध्रुव कुर्सी पर बैठा था, आंखें ठंडी पर दिल में दबी आग अब ऊपर आने लगी थी। झिलमिल कांपते होठों से बोल पाए, ध्रुव तुम मेरे बाप को झूठा बोल रहे हो। मेरी बहन कभी किसी को चोट। ध्रुव ने मेज पर हाथ मारा, आवाज कमरे में गूंजी, किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी। झिलमिल, मुझे लगा था तुम कम से कम सच देखना चाहोगी। वो उठा, धीरे धीरे चलता हुआ झिलमिल के पास आया। उसकी आंखों में अब सिर्फ कच्चा सच था। लुतिका मासूम नहीं थी, वो चालाक थी, ठंडी दिमाग वाली औरत के चेहरे में छुपा हुआ जहर। झिलमिल ने सिर हिलाया, नहीं, वो ऐसी नहीं थी। ध्रुव ने उसके हाथ से गिरा हुआ फोल्डर उठाया और एक तस्वीर निकाली। उसने झिलमिल की आंखों के सामने ला दी। एक फोटो, ध्रुव के मामा और लुतिका एक कैफे में साथ बैठे हुए, हंसते हुए, हाथ पकड़े हुए, लेकिन फोटो के नीचे टाइम स्टैम्प।
उनकी मौत से ठीक 11 दिन पहले का था। झिलमिल की सांस अटक गई। ध्रुव, प्यार नहीं, झिलमिल, ये प्यार नहीं था, ये जाल था। उसने दूसरा कागज दिखाया, उसके मामा के बैंक स्टेटमेंट। हर 2-3 दिन में बड़ी बड़ी रकम ट्रांसफर हो रही थी। नाम लूटिका आनंद। ध्रुव की आवाज गहरी हो गई। मेरे मामा शरीफ आदमी थे, एक भोले अकेले इंसान। और तुम जानती हो, किसी भी शिकारी के लिए सबसे आसान शिकार कौन होता है? झिलमिल की आंखें भर आईं। तुम कहना क्या चाहते हो? ध्रुव करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें झिलमिल के गाल से टकरा रही थीं। लुतिका ने उन्हें प्यार का नाटक करके गिरफ्त में लिया। पहले पैसे लिए, फिर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया। वो पल भर रुका, आंखें झिलमिल पर गड़ी हुईं। और जब मेरे मामा को शक होने लगा, जब उन्होंने उसे पैसे देना बंद करने की बात कही, तो लुतिका ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। झिलमिल तड़पकर पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसका दिल नाखूनों से चीरा हो। नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। ध्रुव उसने पकड़ लिया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अगर वो मासूम थी तो फिर किसने दर्ज कराई थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फॉस्फोरपुश क्यों लिखा है? और उसने लॉकर की तरफ इशारा किया। लॉकर में जो है वो तो तुम देख ही नहीं पाओगी। वहाँ उसका असली चेहरा है, उसकी रिकॉर्डिंग्स, उसकी डायरीज, उसका कन्फेशन। झिलमिल का पूरा शरीर कांप गया। उसकी आंखों में डर, दर्द और टूटन सब एक साथ तैर गए। तो ध्रुव, मेरी बहन ने तुम्हारे मामा को प्यार में फंसाकर मार डाला। ध्रुव की आवाज अब फुसफुसाहट में बदली। हाँ झिलमिल, और तुम सोचती हो मैंने तुमसे नफरत क्यों की? कमरा एक पल को बिल्कुल शांत हो गया, और उसी सन्नाटे में स्टील लॉकर ने खुद ब खुद एक धीमी टिक की आवाज निकाली, जैसे कोई अंदर से उसे छू गया हो। झिलमिल के पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया। ध्रुव की आंखें उस लॉकर पर टिक गईं। धीरे से उसने कहा, अब असली खेल शुरू होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी आगे ऐसे चलती है। गोवा की शाम हमेशा की तरह धीमी हवा और नारियल के पेड़ों की खुशबू लेकर आई थी। रिजॉर्ट के सामने फैलता हुआ नीला समंदर हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। तरुण हाथ में कार की चाबी लिए बाहर निकला और पीछे मुड़कर मुस्कुराया। साइडी, चुपचाप चलने वाली हो या फिर आज भी लड़ोगी? एनिवर्सरी है हमारी। सैदी ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में वही शर्म मिक्स्ड विद एक्साइटमेंट वाली चमक थी। लड़ने नहीं आई हूँ तरुण, आज तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। पूरा दिन, पूरा वक्त। तरुण ने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ी, जैसे वो 10 साल बाद भी हर बार पहली बार की तरह उसे महसूस करता हो। वे दोनों रिजॉर्ट के लग्जरी बीच व्यू रूम में चेक इन करते हैं। कमरे में हल्की पीली लाइट, सफेद चादरों पर गुलाब की पंखुड़ियां और बालकनी से आती समंदर की आवाज, सब मिलकर एक परफेक्ट रोमांटिक इवनिंग बना रहा था। सैदी, तरुण, याद है हमारी पहली एनिवर्सरी पर भी तुम ऐसे ही सरप्राइज दिया था? तरुण थोड़ा क्लोज झुककर, और आज भी वही कर रहा हूँ, बस फर्क इतना कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहता। साइडी। सैदी का दिल एकदम भारी सा हो गया। गोवा जैसे उनका रिश्ता चुपचाप वापस जोड़ रहा हो। वो उसके सीने पर सिर रखकर बोली, आज बस हम दो ही हैं, कोई पुरानी बात नहीं, सिर्फ प्यार। तरुण ने उसे बाहों में भर लिया, ऐसे जैसे हर याद एक बार फिर से जीनी हो। अंडस्को अंडस्को अंडस्को, सांसों की गिरहें। बालकनी का स्लाइडिंग दरवाजा बंद करते ही बाहर समंदर का शोर एक मध्यम संगीत में बदल गया। तरुण ने भारी पर्दे गिरा दिए, जिससे कमरे में सिर्फ कोनों में जल रहे लैंप्स की सुनहरी, नशीली रोशनी रह गई। अब पूरी दुनिया बाहर थी और कमरे के अंदर सिर्फ वो दोनों। तरुण मुड़ा, उसकी आंखों का भाव अब बदल चुका था। वो नरमी जो कुछ पल पहले थी, अब एक गहरी, धड़कती हुई प्यास में बदल गई थी। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, बस अपनी जगह से हिला और धीरे धीरे सैदी की ओर बढ़ा। सैदी का दिल पसलियों से टकराने लगा। तरुण की हर एक आहट के साथ कमरे का तापमान बढ़ता महसूस हो रहा था। वो पीछे हटती गई, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं जा लगी। अब भागने की कोई जगह नहीं थी, और सच तो ये था कि वो भागना चाहती भी नहीं थी। तरुण उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए, सैदी को अपने घेरे में कैद कर लिया। तुमने कहा था, पूरा वक्त। तरुण ने सैदी के कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें सैदी की गर्दन पर किसी अंगारे की तरह लगीं। अब ये वक्त शुरू होता है। उसने धीरे से अपनी उंगलियों के पोरों से सैदी की गर्दन को छुआ, फिर कंधे से होते हुए उसकी बाहों तक ले आया। सैदी की आंखों से अपने आप पलकें गिर गईं और उसके होठों से एक दबी हुई आह निकल गई। तरुण ने अब और संयम नहीं रखा।
उसने एक झटके से सैदी को कमर से थामा और उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों के शरीर एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे दो चुंबकीय ध्रुव मैग्नेट्स टकराए हों। सैदी ने अपनी हथेलियां तरुण के सीने पर रख दी, उसकी धड़कनें अपनी हथेलियों के नीचे महसूस करते हुए। तरुण, सैदी की आवाज़ कांप रही थी, आधी मांग और आधी गुजारिश। तरुण ने उसकी बात को अपने होठों से दबा दिया। यह एक ऐसा चुंबन था जिसमें बरसों का इंतजार और आज की रात का जुनून दोनों शामिल थे। पहले धीमा, फिर गहरा और फिर बेतहाशा। उसने सैदी को अपनी गोद में उठा लिया। सैदी ने अपनी टांगें उसकी कमर के गिर्द लपेट लीं और अपने हाथ उसके बालों में उलझा दिए। तरुण उसे लेकर उस बिस्तर की ओर बढ़ा जहां गुलाब की पंखुड़ियां उनके स्वागत के लिए बिखरी थीं। उसने सैदी को जब बिस्तर पर लिटाया तो गुलाब की महक और तरुण की खुशबू ने सैदी को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। तरुण उसके ऊपर आया, उसकी आंखों में देखते हुए जहां अब सिर्फ अधिकार था। हैप्पी एनिवर्सरी, सैदी, उसने भारी आवाज में कहा और फिर उसकी गर्दन के नाजुक मोड़ पर अपना चेहरा छिपा लिया। कमरे में अब सिर्फ रजाई की सरसराहट और उन दोनों की तेज होती सांसों की आवाज थी। आज की रात गोवा की हवाओं से भी ज्यादा तूफान उस कमरे के अंदर था। अंडस्को जुनून की आग। जब उनके होंठ अलग हुए तो कमरे में सिर्फ उनकी उखड़ी हुई सांसों का शोर था। सैदी का सीना तेज चल रहा था, उसकी आंखें धुंधली थीं और होंठ सूज गए थे। तरुण ने उसे एक पल के लिए निहारा, उसका ये बिखरा हुआ मदहोश रूप उसे और भी पागल कर रहा था। तुम्हारी ये हालत, ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, सैदी, तरुण ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। तरुण के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके हाथों ने सैदी की ड्रेस के किनारे को पकड़ा और एक झटके में ऊपर खींच दिया। सैदी ने भी हार नहीं मानी, उसके कांपते हाथ तरुण की शर्ट को नोच रहे थे, बटन टूटने की परवाह किए बिना। जैसे ही कपड़े जिस्म से अलग हुए और त्वचा से त्वचा का स्पर्श हुआ, दोनों के बदन में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे किसी नंगी तार को छू लिया हो। तरुण ने अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया, उसे गद्दे में धंसाते हुए। उसका मुंह सैदी की गर्दन के उस नाजुक हिस्से पर था जहां कंधे शुरू होते हैं। उसने वहां दांत गड़ाते हुए एक गहरा, अधिकार भरा निशान लव बाइट छोड़ा। आह! तरुण, सैदी की सिसकी एक दबी हुई चीख में बदल गई। दर्द और मजा एक साथ। जवाब में उसने अपने नाखून तरुण के चौड़े कंधों में गड़ा दिए, उसकी पीठ पर लाल लकीरें खींच दी। मुझे महसूस करो, सैदी। अपनी रग रग में तरुण उसके कान के पास गुर्राया। उसकी गर्म सांसें सैदी को जला रही थीं। आज रात तुम सिर्फ मेरी हो, पूरी तरह मेरी। अब वहां कोई नरमी नहीं बची थी, सिर्फ एक दूसरे को पा लेने की, एक दूसरे में समा जाने की एक आदिम प्राइमल भूख थी। तरुण के हाथ उसके जिस्म के हर हिस्से पर अपना दावा जता रहे थे, कोई भी कोना अछूता नहीं था। सैदी का सिर पीछे की ओर लटक गया, उसकी दुनिया घूम रही थी। उसे कुछ याद नहीं था, न वो कौन है, न वो कहाँ है। उसे बस तरुण का वजन, उसकी ताकत और उसका बेपनाह इश्क महसूस हो रहा था जो उसे निगले जा रहा था। कमरे की दीवारें जैसे पिघल गई थीं। वक्त थम गया था। उस रात गोवा के उस बंद कमरे में वो दो जिस्म नहीं थे, बल्कि आग की दो लपटें थीं जो एक दूसरे में समा रही थीं, जल रही थीं और राख हो रही थीं। इश्क अपने सबसे खूंखार और जुनून भरे रूप में था। अंडस्को तूफान थम चुका था, लेकिन उसकी तपिश कीट अब भी कमरे के जर्रे जर्रे में महसूस हो रही थी। सैदी तरुण के चौड़े सीने पर अपना सिर रखे निढाल सी लेटी थी। उसका पूरा बदन अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था, उस जुनून के असर से जो अभी अभी उन दोनों के बीच से गुजरा था। उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, जो तरुण की छाती की रिदम के साथ मिल रही थीं। तरुण की उंगलियां अब भी सैदी के पसीने से भीगे उलझे हुए बालों में चल रही थीं, बहुत ही धीरे, बहुत ही प्यार से। कुछ देर पहले जो आक्रामकता, अग्रेशन और पागलपन था, वो अब एक गहरे और रूहानी सुकून में बदल गया था। सैदी, तरुण की आवाज भारी और गहरी थी, जैसे वो किसी नशे में हो। उसने झुककर सैदी के माथे पर जमे पसीने की बूंदों को अपने होठों से चुन लिया। तुम ठीक हो। सैदी ने अपनी आंखें नहीं खोली, बस एक गहरी, सुकून भरी सांस ली जिसमें सिर्फ तरुण की महक थी। उसने अपनी हथेली तरुण के दिल पर रखी, जो अभी भी तेज धड़क रहा था। तुम्हारे साथ हूँ तो सब ठीक है, उसने बहुत धीमे स्वर में जवाब दिया। उसकी आवाज में नींद और प्यार का नशा घुला हुआ था। तरुण ने उसे अपनी बाहों के घेरे में और कस लिया, जैसे वो उसे दुनिया की किसी भी चीज से बचा लेना चाहता हो। उसने रजाई को खींचकर उन दोनों के नंगे बदन को ढक दिया। तुम्हें पता है न, तरुण ने गंभीर होकर कहा। उसकी उंगलियां सैदी की नंगी पीठ पर रेंग रही थीं। मेरा ये पागलपन सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम मेरी जिद हो, सैदी, और मैं अपनी जिद कभी नहीं छोड़ता।
सैदी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी ठुड्डी तरुण के सीने पर टिका दी। लैंप की मध्यम रोशनी में तरुण की आंखें चमक रही थीं, उनमें अब हवस नहीं, बल्कि एक समंदर जैसी गहराई थी। मैं जानती हूँ, सैदी ने मुस्कुराते हुए उसके होठों को अपनी उंगलियों से छुआ। और मुझे तुम्हारी ये जिद बेहद पसंद है। बाहर समंदर की लहरों का शोर फिर से सुनाई देने लगा था, लेकिन उस रजाई के अंदर उन दोनों की अपनी एक अलग ही दुनिया थी, गरम, महफूज और प्यार से लबालब। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में जकड़ लिया, टांगें आपस में उलझा ली और नींद की वादियों में खोने लगे, ये जानते हुए कि जब सुबह होगी तो वो एक दूसरे की बाहों में ही जागेंगे। अंडरस्को 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 अंडरस्को। आगे के चैप्टर के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।